हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सिंह आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ आपके क्लास 10 से साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से लेक्चर 3 लेकर। तो जो हम फर्स्ट और सेकंड के अंदर लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं उससे आगे से कुछ हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशंस के एसेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, इट शुड रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल चेंज, इसके अंदर एक्चुअल केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी बैलेंस्ड, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन बोथ साइड्स, इन रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड्स, दोनों ही समान होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, it should be molecular, all the substances concerned could be expressed as molecules। तो अब हम स्टार्ट करते हैं limitations of a chemical equation कि किसी भी रासायनिक समीकरण की कमियां क्या होती हैं। फर्स्ट, it gives no information about the following, कि जो नीचे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं ये सूचनाएं हमारे को जो केमिकल सिंपली हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये हमारे को नहीं दर्शाई जाती। तो फर्स्ट है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट हैं उनकी हमें फिजिकल स्टेट नहीं पता चलती है। सिंपली अगर हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया Zn H2SO4, इनके मिलने से बना ZnSO4 H2, यानी कि जो हमने ये केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट यहाँ की है केमिकल रिएक्शन की जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, इसमें हमें रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट का नहीं पता चलता। सेकंड थिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि जो इसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर हैं, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है या कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। थर्ड है द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, और किस दर से ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये तीसरा पॉइंट था कि भाई द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, किस दर से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फोर्थ पॉइंट, द कंडीशंस नेसेसरी टू स्टार्ट एंड कैरी ऑन द रिएक्शन, कि ऐसे कौन कौन कंडीशंस यहाँ नेसेसरी हैं उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और लगातार जारी रखने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए। हो सकता है किसी कैटलिस्ट की, किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है जो कि उस रिएक्शन के अंदर उन दो सब्सटेंस के अंदर जिनके जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें डालने से वो क्रिया हो रही हो, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, व्हाट इज द टेम्परेचर नीडेड टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू द रिएक्शन, कि भाई किस तापमान की आवश्यकता पड़ती है रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए ताकि वो लगातार होती रहे। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि जो अभिक्रिया है जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यानी कि एक्सोथर्मिक में जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती हो, एंडोथर्मिक जिसमें केमिकल रिएक्शन को कैरी ऑन रखने के लिए हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये सारी बातें सिंपली अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में जब राइट डाउन करते हैं तो ये बातें नहीं बताई जाती। तो कुछ बातें हैं कि भाई मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कि हम रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना देने वाला कैसे बना सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो पहली ही बात हमने पढ़ी थी कि जो लिमिटेशंस थी उसको हम दूर कैसे करें। पहली जो लिमिटेशंस थी वो थी द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो भौतिक अवस्था क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म के अंदर है या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है। तो फर्स्टली आपके सामने लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है एस इज यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेट, यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो एस का यूज किया जाता है। एल फॉर लिक्विड स्टेट, यदि लिक्विड स्टेट के अंदर है तो उसमें एल का यूज किया जाता है। यदि गैस स्टेट्स के अंदर है तो उसके लिए जी का यूज किया जाता है, यानी कि हम जी लिख देते हैं उसकी ब्रैकेट में। ए क्यू फॉर एक्वस सॉल्यूशन, यदि जलीय विलयन अवस्था में है
तो हम AQ का प्रयोग करते हैं, अर्थात सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर, अर्थात ऐसा रिएक्ट, ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में तैयार किया गया हो। तो कुछ उदाहरण दिए मैंने, जैसे आपके सामने लिखा सोडियम और वाटर की क्रिया करवाएंगे, तो जहां सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में इसमें यहाँ S को लिख दिया। उसके बाद है वाटर यानी H2O, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो हमने यहाँ पर L लिख दिया। उसके बाद है सोडियम और वाटर की जब क्रिया होती है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म के अंदर है और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म के अंदर है, तो यहाँ हमने राइट किया AQ और यहाँ हमने राइट कर दिया G। और ये जो भी चीजें जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, SA, L, G, AQ, ये सभी ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, Zn रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जिंक किस फॉर्म के अंदर है? सॉलिड फॉर्म के अंदर है। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है। क्रिया होने के बाद बनता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो जिंक सल्फेट है वो एक्वस फॉर्म के अंदर है और हाइड्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ तक आप एक बार राइट डाउन कर लें, नेक्स्ट टॉपिक बाद में। अब तक हमने पढ़ा कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब जो हम केमिकल रिएक्शंस की मोर इन्फॉर्मेटिव उसको बनाते हैं, तो उसका जो सेकंड नेम यानी कि तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट साइड में जो भी एसिड, यानी कि इफ एसिड इज प्रेजेंट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इट मे बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, यानी कि रिएक्टेंट फॉर्म में कोई एसिड यूज हुआ है तो वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। इन दोनों में अंतर क्या है? कंसंट्रेशन फॉर्म एसिड की होती है जिसमें वाटर कम होता है और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और डाइल्यूट फॉर्म होती है जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। तो द सिंबल डाइल्यूट DIL डॉट, यानी कि DIL जो प्रतीक है इज यूज्ड फॉर डाइल्यूट, यदि एसिड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो हम DIL डॉट सिंबल यूज करते हैं। एंड CONC डॉट इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेटेड एसिड, यदि रिएक्टेंट साइड में यदि रिएक्शन में एसिड कंसंट्रेशन फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, तो हम जो सिंबल है वो यूज करते हैं CONS। तो आपके सामने मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स की क्रिया करवाई जाती है H2SO4 के साथ, तो Zn, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो भी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिंक फॉर्म के अंदर है। फिर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो इसके सामने लिखा हुआ है DIL, यानी कि ये डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म में है? ये डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। क्रिया करने के बाद बनता है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म एंड H2 गैसेस फॉर्म। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया गया है, कॉपर की क्रिया करवाई गई है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो HNO3 यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है उसके सामने एक वर्ड जुड़ा गया है CONC डॉट। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ जो नाइट्रिक एसिड है वो कंसंट्रेटेड एसिड की फॉर्म के अंदर है। तो ये हमारी सेकंड तरीका है, तथा दूसरा तरीका एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेकंड वे है, जिससे कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। थर्ड है द गैस इवोल्व इन द रिएक्शन इज शोन बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पीछे एक एरो लगाया गया है जो कि ऊपर की तरफ representing अर्थात towards upwards, representing pointing towards the gas evolved in the reaction। यदि किसी भी क्रिया के अंदर गैस रिलीज होती है तो उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी पॉइंट ऊपर की तरफ होती है। उसी प्रकार सिमिलरली द precipitate if formed in the reaction is indicated by an arrow pointing
डाउनवर्ड्स। जैसे कल मैंने बताया था जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें एक पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि जब कोई भी दो लिक्विड मिलकर के कोई एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको बनता है प्रेसिपिटेट। तो यदि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के सिंबल से, लेकिन जो एरो होता है वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स यानी कि वो नीचे की तरफ होता है। और उसके लिए जैसे वर्ड जो यूज किया जाता है, सिंबल जो यूज करते हैं प्रेसिपिटेट के लिए, वो करते हैं पी पी टी डैश, और तीनों ही जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर यूज किए जाते हैं। तो हम तीसरी तरीके की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हम किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस को पहचान सकते हैं ऑन बेस ऑफ हीट चेंजेस। तुमने लिखा हुआ है हीट चेंजेस accompanying the chemical reactions. There are two types of reactions on the basis of heat change involved exothermic and endothermic reactions. यानी कि हम ऊष्मा के आधार पर हीट के बेस पर हम रिएक्शंस को दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। फर्स्ट है एक्टोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, और जो सेकंड है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो सिंपली ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी देखूं, लेकिन दोबारा से इसमें रिपीटेशन है इसका कि भाई एक्टोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है। तो डेफिनेशन है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्टोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बेटा वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शंस जिनके अंदर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो उनको एक्टोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। इन सच केस द साइन प्लस हीट यानी कि जो भी एक्टोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसमें जो हीट रिलीज होती है यानी कि तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस हीट ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो दोबारा समझाता हूं, वे रिएक्शंस जिनमें ऊष्मा रिलीज होती है और जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उनमें प्रोडक्ट साइड के अंदर ऐसे केसेस के अंदर प्लस हीट जो है हम लिख देते हैं विद द प्रोडक्ट्स के साथ में। जैसे आपके सामने दो उदाहरण दे रखे हैं। फर्स्ट दिया कि भाई बर्निंग ऑफ कोल, तो कोयले के अंदर मेनली क्या होता है कार्बन, कोयले में क्या होता है मेनली कार्बन। तो कार्बन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अर्थात कार्बन कोल जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर है कार्बन में, और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म के अंदर है दोनों, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल कोयले को जलाया गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलती है हीट। तो हमने यहाँ देखो अलग से जोड़ा है प्लस हीट, यानी कि इस ये एक एक्टोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें जो है ना हीट रिलीज होती है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया बर्निंग ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मीथेन बर्न होती है यानी जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या क्या रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स और हीट यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो हाँ यहाँ भी हम एक चीज साफ देख सकते हैं कि भी यहाँ तीन चीजें बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स और हीट। तो यहाँ भी एक्टोथर्मिक रिएक्शंस थी, तो यहाँ भी जो है हीट को प्लस हीट के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्लीज एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि हम एक्टोथर्मिक के बारे में अभी पढ़ा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? Those reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reactions। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा अवशोषित होती है उनको एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। In such cases the sign heat is written along with the reactants। अर्थात जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो हीट होता है वो रिएक्टेंट्स के साथ लिखा जाता है। तो हमारे सामने उदाहरण दिया गया है कि भाई जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्रिया है वो हीट की प्रेजेंस में होती है, तब ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं, तब वो मिल करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये हमारे सामने लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस फॉर्म के अंदर था, ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म के अंदर है। तो इस क्रिया को करवाने के लिए था इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है।
हमने जो एरो सिंबल है उसके ऊपर हीट लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्बेशन होने से अर्थात हीट एब्जॉर्ब होने से हुई है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस में हुई। फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं हम ये कह सकते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस। कि जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की श्रेणी में रख सकते हैं। We put all decomposition reactions in the stage of endothermic reactions। तो हम आपके सामने कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं। फर्स्ट है जैसे बेटा कि भी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो डिकम्पोज होकर के बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर और साथ में रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दूसरा हमारे यहाँ जो अपने उदाहरण लिखा गया है ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की मदद से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, किस किस की प्रेजेंस के अंदर बेटा? सनलाइट और क्लोरोफिल की। तो यहाँ एनर्जी इसमें हम ये बात करें तो एनर्जी एक्चुअली किस फॉर्म में हो रही है? सनलाइट की फॉर्म के अंदर, और वो मिलकर बना देते हैं ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और साथ में जो है ऑक्सीजन गैस को जो है वो रिलीज कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है इस अभिक्रिया के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम उसको विद्युतधारा उसके अंदर से गुजार करके उसको अपघटित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से एनर्जी दी जाती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में भाई? इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जब वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है तो वो डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन गैस बना देते हैं और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। तो अब ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन हीट, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है या ऊष्मा वो रिलीज करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज की जाती है। अब कुछ एक और बातें हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को और अधिक सूचनादायक बना सकते हैं, अर्थात और अधिक इंफॉर्मेटिव बना देते हैं कि कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, की भी जो रिएक्शन है वो किन कंडीशंस के अंदर हुई है। फॉर एग्जांपल इफ heat is required for a reaction to take place then the symbol delta is put over the arrow of the equation। जैसे आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, जिस भी रिएक्शन को होने के लिए, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, तो हीट पूरा लिखने के बजाय जैसे बार बार हमने यहाँ लिखा है हम एक डेल्टा सिंबल भी एरो के सिंबल के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट अर्थात किसी रिएक्शन को करवाने के लिए कोई दूसरा पदार्थ उसके अंदर एडेंट के रूप में यूज किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। देन द सिंबल, यानी या तो उस कैटलिस्ट का सिंबल या उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। इस इक्वेशन से जो आपको उदाहरण दिए गए हैं इनसे आपको बात समझ में आएगी। जैसे पहला है पोटासियम क्लोरेट। अब पोटासियम क्लोरेट में आप देख रहे हैं एरो सिंबल के ऊपर या हमने डेल्टा रिप्रेजेंट किया है, यानी डेल्टा लिखा है। तो ये डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसको हीट दी गई है। नीचे लिखा हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो एक यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, अर्थात जब इसको हीट दी जाती है पोटासियम क्लोरेट को और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जब एक कैटलिस्ट के तौर पर डाला जाता है तब ये रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद बनता है पोटासियम क्लोराइड और साथ में जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है।
फिर बात आती है कि भाई किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या किस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हुई है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए किस तापमान की आवश्यकता पड़ी है और किस वायु दाब की आवश्यकता पड़ी है, वो भी हम उस रिएक्शन के साथ लिखते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जब क्रिया करके मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं, तो इन दोनों के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिलने से बना हुआ है मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल होने के लिए देखो हमने लिखा हुआ है 300 ETM, यानी कि ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शाता है। उसके बाद लिखा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये टेम्परेचर को दर्शाता है कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको इस रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें हमने लिखा हुआ है जिंक मोनोऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड फॉर्म। तो ये जो चीजें हैं इसमें ये कैटलिस्ट है। इस अभिक्रिया के अंदर ये एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दोनों कंपाउंड है ये इस अभिक्रिया के अंदर कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाने से अमोनिया गैस बनाते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया जाता है तो उनके लिए 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब उन दोनों को मिलाते हैं और आयरन को कैटलिस्ट के तौर पर उसमें यूज करते हैं, तब हमें जाकर के अमोनिया गैस मिलती है। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर भी वही लिखा हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस, 200 ATM एंड आयरन। तो ये जो है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये जो है यहाँ पर तापमान का टेम्परेचर को दर्शा रहा है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शा रहा है। तो ये कुछ एक बातें थी जिससे कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनको लेकर के और उसको सुविधाजनक और अधिक सूचना देने वाली बना सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई भी प्रश्न नहीं रहता। लेकिन फिर भी ये तो थी बेटा वन डायरेक्शन था, यूनि डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शंस। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो दोनों दिशाओं के अंदर हो जाती हैं, अर्थात बोथ डायरेक्शनल होती हैं। तो उन रिएक्शंस को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का एक उदाहरण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया होती है तो उससे मिलकर बनती है अमोनिया गैस। लेकिन जब इस अमोनिया गैस को बेटा हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें वापस मिल जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनी थी, और अमोनिया गैस को जब डिकम्पोज किया गया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इस प्रकार N2 और H2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती अमोनिया गैस। तो ये एक प्रकार की दोनों दिशाओं के अंदर होने वाली रिएक्शन है, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो हमने इसके लिए सिंबल बना रखा है कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बना, लेकिन इसी दिशा में हमने एक दूसरा एरो लगा दिया, यानी कि भाई जब अमोनिया को डिकम्पोज किया जाएगा तो हमारे को मिलेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो जो आगे है वो है, अब हम जो करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेनली 5 टाइप्स होती है रासायनिक अभिक्रिया में। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अर्थात संयोजी अभिक्रिया। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी अपघटन अभिक्रियाएं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। और उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये 5 प्रकार जो हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में आज यहीं तक करवाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए और समझने में कुछ मददगार होगी। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं यानी मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना न भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके जो कमेंट्स सुझाव होंगे वो हमें आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ सुधार करने का मौका अवश्य देते हैं। और मेरे चैनल का नाम दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिसका नाम है ऑनलाइन ज्ञान गुरुकुल। थैंक यू।